पाछी छुने कुराहरू 3 दिन अगाडि देखेन मानिस हजारौं वर्ष सम धन संपन्न हुन सक्छ। नेपाली में यह वाक्य है, आप दोबारा सुने या मुहावरा सुने, इसको मुहावरा समझे नेपाली में या लोकोक्ति सुने। पाछी छुने कुराहरू 3 दिन अगाडि देखेन मानिस हजारौं वर्ष सम धन संपन्न हुन सक्छ। अगर 3 दिन आगे की आज आपने सोच दी बात तो हजारों वर्ष आप संपन्न हो सकते हो। यह बात मेरे को कल मेरे एक नेपाली पत्रकार मित्र ने बताई और उन्होंने यह कहावत चरितार्थ की। वर्तमान में नेपाल में जो घटनाक्रम चले हैं उन पर उनका कहने का तात्पर्य ये था कि 3 दिन आगे की नहीं सोची नेपाल के बुद्धिजीवियों ने, या आप कह सकते हैं तथा कथित प्रगतिशीलवादी बुद्धिजीवियों ने, वामपंथियों ने। और वे अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विचारधारा के चक्कर में नेपाल को कहां से कहां तक ले गए, सामने सब दिखाई दे रहा है। पोखरा का हवाई अड्डा जिस प्रकार से अब जान लेने की जगह बन गया है यात्रियों का, चीन ने इस हवाई अड्डे को बनाया था और चीन ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश की उसी जहाज से जो कि अभी एयर क्रैश हुआ, जिसमें लगभग 72 लोग थे और उसमें 5 भारतीय भी थे। 28 लोग लगभग 68, उस टाइम तो 28 फिगर आया था, पर लेकिन वर्तमान में 68 से ज़्यादा जो फिगर बताते कैजुअल्टी की हैं। अब उसी जहाज से ट्रायल किया था नेपाल और चीन ने एथ एयरलाइन के कि भाई ये बिल्कुल फिट है, आओ और टूरिज्म को नेपाल में बढ़ाओ, बशर्ते कि जिहादियों का अड्डा तेजी से नेपाल बन रहा है। भारत नेपाल सीमा पर जिहादियों के अड्डे मदरसों के रूप में, मस्जिदों के रूप में बसाए जा रहे हैं। अब तो नेपाल की तरफ से, वामपंथियों की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है और चीन की जो अंदर की नीति है वो आईएसआई के स्लीपर सेलों को ला करके यह काम करा रही है। जब नेपाल में अराजकता फैलेगी तो उस समय चीन इसमें हस्तक्षेप करके नेपाल में अपने शिकंजे मजबूत करेगा और उसने करना भी शुरू कर दिया है। जैसे ही पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बने तीसरी बार, क्योंकि पहले 2008 से 2009 तक रहे और 2016 से 17 तक भी रहे। उसके बाद कम जनमत होने के बाद भी, कम मेजॉरिटी होने के बाद भी वे सफल रहे नेपाल के प्रधानमंत्री बनने में। नेपाल का वोटर ठगा गया और चीन को घुसने में नेपाल में आसानी हो गई। अब तो मसला यह है कि पुष्प कमल दहल प्रचंड तुर्की के अर्दोगन की तरह खलीफा बनने का प्रयास कर रहे हैं। भारत और चीन का बीच में बैलेंस बनाएंगे वो। हाँ, बैलेंस जो भी बनेगा वो तो बनेगा, पर लेकिन नेपाल का बैलेंस आज से ही खराब होना शुरू हो गया है। देखते रहो, श्रीलंका की जैसी स्थिति नेपाल में आने वाली है और पाकिस्तान, चीन यही चाहते हैं ताकि पाकिस्तान के अराजक तत्व नेपाल में घुसें, भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करें। और चीन तो लगा ही है विकास के नाम पर नेपाल का विनाश करने में।
इसकी नेपाल को बहुत कीमत चुकानी पड़ रही है विकास की, जिस विकास को चीन ने लॉलीपॉप दिखा करके उसको किया है। और जिस तरह पाकिस्तान का सी पैक बना है, उसका जिस प्रकार से विस्तार होने में अब आतंकवादी ही इस सी पैक को देखेंगे, क्योंकि स्थिति अब चीन के बस की रही नहीं है। चीनी जहाँ भी देखे जा रहे हैं, या तो उनको बलूच ठोक रहे हैं, या तो उनको पठान ठोक रहे हैं, और बची खुची कसर जो है पाकिस्तान के बाकी जो कट्टरपंथी जिहादी तत्व हैं, जो कि चीन की हरकतों से तंग आ गए हैं, गरीबी से तंग आ गए हैं, वे निकाल रहे हैं। चीन अब अपना बोरा बिस्तरा बांधने के लिए पाकिस्तान से मजबूर है। चीन समझ गया मैंने गलत जगह हाथ डाल दिया है। चलो, अब हाथ डाल दिया तो अब सांप के मुंह में मेंढक फंसा है, या तो बाहर तो निकल नहीं सकता, निकलना पड़ेगा, पर लेकिन ये जहरीला मेंढक है और सांप से जहरीला है, सांप मर जाएगा। यह स्थिति शी जिनपिंग चीन को फेस करने में लगे हुए हैं। चीन के 100 से अधिक पुलिस स्टेशन दुनिया में बन गए, पकड़े गए हैं गुप्तचरों के पुलिस स्टेशन, जहां पर कि पकड़ करके चीन विरोधी पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, पॉलिटिशियंस को, उनको वहां टॉर्चरिंग किया जाता है। और सरेआम चीन के गुंडे पुलिस स्टेशन बना के बैठे हुए हैं। भारत में भी होंगे। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं भारत में, और इसको करने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई के स्लीपर सेल चीन की मदद कर रहे हैं भारत में। जिहादी जो कट्टरपंथी हैं उनको विश्वास में ला करके पाकिस्तान का जो स्लीपर सेल यह क्रिया कर रहा है। अब वो कैसे कर रहा है पता है भारत की गुप्तचर एजेंसियों को, बाकियों को भी। पहले सर्वेक्षण किया जा रहा है जगह जगह, तरह तरह के बहाने से, चाहे कबाड़ी के रूप में घूमना हो, उससे भी सर्वेक्षण हो जाता है। काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, काफ़ी जानकारियाँ मिल जाती है कबाड़ियों से। कबाड़ की बात दूसरी है, पहली प्रायोरिटी होती है सर्वेक्षण करने की, जगह जगह पर क्या क्या चल रहा है, अमुक स्थान पर, अमुक क्षेत्र में। तो ये तो सारे भारत में चल रहा है। अब जिस तरह से चीन ने रूस के कबाड़ का, जो कि यूक्रेन ने मतलब चाइना को बेचा, उसका उसने जहाज बना दिया। अब रूस बोल रहा मेरा जहाज वापस करो। ऐसे ही क्रिया है, कबाड़ से बहुत कुछ चीन बनाता है। और उसका जो परम मित्र पाकिस्तान भी इसमें महारत हासिल करता है कि कई चीज़ों से कई ऐसी चीज़ें बना देता है जो कि बाद में इनके लिए ही परेशानी का कारण बनती है। अब चीन के लिए परेशानी का कारण बनेगा नेपाल, टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन तब तक नेपाल की जनता को चीन तरसाएगा। यहाँ पहले यहाँ की जो नेपाल की आर्थिक स्थिति को कमजोर करेगा। क्यों? मैंने बताया था ना आपको, पाचे हुना कुराहरू 3 दिन अगाडि देखें मानिस हजारों वर्षसम्म धन संपन्न हुन सक्छ। ये बात है कि ये सोचा नहीं, ये बात तो सोचा नहीं वामपंथियों ने नेपाल में, और क्या हो गया कि तमाशा हो गया है। अब पुष्प कमल दहल प्रचंड वामपंथी विचारधारा के नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आएंगे। उनका कार्यक्रम बिल्कुल उसके लिए तैयार है। पहली यात्रा उन्होंने, जब वो 2008 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने चीन की थी, भारत को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन इस बार वो भारत आ रहे हैं बैलेंस बनाने के लिए, कहीं नेपाल का बैलेंस खराब ना हो या चीन उनका बैलेंस खराब ना करे। यह सब क्रिया चल रही। अब देखो, जो केपी ओली जो घोर भारत विरोधी है, जिन्होंने काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा का विषय उठाया था,
और चीन के इशारे पर इन स्थानों को जो भारत के हैं नेपाल का भाग बताना शुरू कर दिया था, सिर्फ चीन के उकसाने पर। इसके पीछे राज यही है, भारत की जनता और नेपाल की जनता जो कि हजारों वर्षों से भाई भाई हैं, बीच में जहर फैला करके, अशांति पैदा करके भारत के अंदर अतिक्रमण की कोशिश करना, अराजक तत्वों को नेपाल में बिठाना, आतंकवाद को नेपाल में बिठाना और नेपाल को लहूलुहान करना, यही तो है चीन की मंशा। अब इसके लिए विकास का बहाना लेना बहुत ज़रूरी है। तिब्बत से लेकर के काठमांडू तक हो या पोखरा का हवाई अड्डा हो, ये सारी चीज़ें जो है चीन भारत को टैकल करने के लिए, भारत की घेराबंदी के लिए कर रहा है। नेपाल के विकास के लिए यह काम नहीं हो रहा है। अब नेपाल के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने जिस तरह से सोचा, पाछे उन्हें कुराहरू 3 दिन अगाडि देखेन मानिस हजारौं वर्ष धन संपन्न हुन सक्छ। ये जो है उन्होंने सोचा नहीं 3 दिन अगाडि, 3 दिन आगे का उन्होंने सोचा नहीं। आगे के भविष्य को वामपंथी नेपाल का बर्बाद कर रहे हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। पीओके में जिस प्रकार से जनता आज दुखी है, वे भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। राजौरी की घटना एनआईए क्यों करने जा रही है? 7 लोगों को मार करके 14 को घायल करके उनके आइडेंटिटी कार्ड मतलब आधार कार्ड इत्यादि चेक करने के बहाने क्या ये कौन सी बिरादरी किया, उसके बाद उनको शूट कर दिया। यही नेपाल में होने वाला है और ये काम ऊपर से पहाड़ से नहीं होगा, ये तराई से होगा। यहाँ पर आतंक मचेगा। नेपाल की पुलिस सेना इस आतंक को रोकने में लगेगी, खून खराबा होगा। उधर से चीन पहाड़ी इलाके से हिमालय को नेपाल का कवर करेगा और कुछ तो उसने किया भी है केपी ओली के समय में। तो ये सारी चीज़ें नेपाल में चल रही हैं और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड साहब, अल्पसंख्यक जनप्रतिनिधि होने के बाद भी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। खैर वो तो नेपाल का अंदर का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एक पक्ष विपक्ष सब उनको सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हरी झंडी दिखा दिए हैं, तो उनके देश का मामला है। लेकिन जो मुद्दा केपी ओली ने उठाया था, केपी ओली जो कि कट्टर भारत विरोधी हैं और साथ साथ वामपंथी विचारधारा के हैं, तो उन्होंने जो मुद्दा उठाया था, ये जो काला पानी लिपुलेक लिपियाधुरा नेपाल से जो है भारत की जो है उत्तराखंड की सीमा लगती है। उत्तराखंड का पूर्वी इलाका पश्चिम नेपाल का इलाका मिलता है। अब क्या होगा, इनके रिश्ते थे सांस्कृतिक रिश्ते उत्तराखंड पूर्वी उत्तराखंड के लोगों के और पश्चिमी नेपाल के लोगों के। इसको मिनी उत्तराखंड भी पश्चिमी नेपाल को बोलते हैं। अब इनको तकलीफ हो कि यहाँ बहुत बड़ी एक जनसंख्या रोजी रोटी की तलाश में आते थे वो लोग भारत में। अब उधर ही नहीं, जो उत्तर प्रदेश या बिहार से या सिक्किम से जो सीमाएँ लगती हैं वहाँ पर भी रोजी रोटी के लिए आते हैं नेपाल के लोग। अब वह बंद हो जाएगा। चीन में तो अंदर ऑलरेडी पहले से हाहाकारी है, दिखाने के लिए चीन बोलना पड़े हम खुश हैं, अंदर वहाँ बहुत कुछ चल रहा है। पुलिस पिट रही है सड़कों पे। तो ये स्थिति अब नेपाल में भी आने वाली है। जैसे कि पाकिस्तान में आटे का भाव 300 से पार कर गया, 300 रुपये से किलो से पार कर गया है। वहाँ तड़प रहे हैं, भाई रास्ता खोलो, हमें रोटी चाहिए। और पाकिस्तान में जो चल रहा है वह खुदा करे भगवान करे
किसी देश में न चले, क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान दिवालिया हो गया है। वो तो सिर्फ दिखाने के लिए ही सिर्फ अभी बचा हुआ है ग्रे लिस्ट इत्यादि का या ब्लैक लिस्ट का, लेकिन अंदर से पाकिस्तान खोखला हो गया। यही स्थिति अब नेपाल की होने वाली है। भारत अपनी जो जियोपॉलिटिक्स अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में काफ़ी आगे निकल चुका है। अब स्थिति है कि आर्मेनिया को पिनाका या ब्रह्मोस मिसाइल भारत दे रहा है। किस लिए दे रहा है? तुर्की जैसे तथाकथित खलीफा को टक्कल करने के लिए। अर्दोगन वहाँ बैठा हुआ है, वो खलीफा बनना चाहता मुस्लिम जगत का, बनने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो खुद ही जो है ग्रे लिस्ट में जा रहा है और हो सकता है आने वाले समय में दिवालिया भी हो जाए। लीरा की जो स्थिति है तुर्की में, तुर्की अच्छी तरह समझता है, और उसके जो कट्टर दुश्मन है आर्मेनिया, मतलब अजरबैजान का दुश्मन हुआ तो तुर्की का हुआ, अजरबैजान मीन्स तुर्की, तुर्की मीन्स अजरबैजान। बात एक है, पाकिस्तान जैसे व्यवहार या जो आपस में उनके संबंध है, वहाँ ग्रीस को भी जो है भारत के हथियारों की सप्लाई, या जो भी तुर्की के दुश्मन देश है उनको भारत की हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। और इसी कारण क्या हुआ कि पाकिस्तान में जो आर्थिक, राजनीतिक और अनेकानेक जो कि सामरिक संबंधी संकट हैं पैदा हो गए हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में तहरीक तालिबान पाकिस्तान कोई सत्ता को काबिज कर दे, वहाँ पर सत्तासीन हो जाए। नेपाल के लोगों को जो कि समझदार हैं और उनके बहुत अच्छे अनुभव हैं, नेपाल की जो जनसंख्या है बहुत बड़ी, भारतीय सेना से अनुभव लेके गई है नेपाल में। वहाँ कई भारतीय सेना के एक्स सर्विसमैन हैं जो कि बात को समझ रहे हैं और उनकी समझ में काफ़ी कुछ आ चुका है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते हैं। जनमत वामपंथ को जाने के बाद नेपाल भी आज जो है श्रीलंका या पाकिस्तान के पद चिन्हों पर चल पड़ा है। अब हम भारत के लोग यही आशा कर सकते हैं कि नेपाल में यह स्थिति पैदा न हो, लेकिन इसी स्थिति को पैदा होने में कोई नेपाल में रोक नहीं सकता है। चीन की जो नीतियां हैं उनके प्रभाव आप देख सकते हो कंबोडिया में, उनके प्रभाव दे सकते हो आप श्रीलंका में, और उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव झेल रहा है पाकिस्तान। चीन को दूसरे देशों से कुछ भी लेना देना नहीं है। चीन अपनी व्यवस्था ठीक करता है, अपने देश के बारे में सोचता है, उसको नेपाल के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। चीन नेपाल में अपना काम करने आया है और इसलिए वामपंथी विचारधारा के जनप्रतिनिधियों को वह सत्तासीन कराने में इतने दिन से लगा हुआ है, चाहे वो नेपाल में खून खराबे के इतिहास से लेकर और आज के वर्तमान वामपंथी लाल सलाम की जो सत्तासीन सरकार तक नेपाल गुजर चुका है। और नेपाल जो कि रॉयल नेपाल था, उसकी स्थिति अब दिन प्रतिदिन गंभीर होते जा रही है। मित्रों, आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जियोपॉलिटिक्स पर हम लगातार आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।